टुडेज टॉपिक इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके कॉजेस क्या क्या थे, क्या क्या चीजें थी, वो सब हमको पढ़ना है। देखिए हिस्ट्री में आपको मेन आंसर राइटिंग मतलब लिखना कैसे है वो समझना पड़ेगा कि आंसर को कंपोज कैसे करना है। पहली चीज तो ये है कि अगर किसी चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो उसकी आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो है टाइमलाइन, कि चीजें हो कैसे रही हैं, है ना। पहले टाइमलाइन सीधे सीधे एक चीज होती है कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन सा इवेंट बाद में हो रहा है, किस ईयर में कौन सा इवेंट इंपॉर्टेंट है। तो जब हम 1857 की बात करते हैं तो 3 इवेंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को कंपाइल करने की कोशिश करूंगी और जितना ज्यादा हो सके कॉन्सेप्ट्स को कम टाइम में समझते हैं। देखिए 1600 के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था ट्रेडिंग का। ठीक है, ट्रेडिंग क्या होती है, एक जगह से सामान लेना, परचेज करना, दूसरी जगह लेके जाना और उसे बेचना, जो कि नॉर्मली होती है मार्केट्स में, वही ट्रेडिंग है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो एज अ कंपनी मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग इंडिया आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम EIC कहते हैं। 1600 में ये लोग इंडिया आ चुके हैं। ठीक है, 1600 में इंडिया आने के बाद धीरे 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 ये लोग जो है अपना काम फैलाते हैं जिस काम से आए थे। फिर होता यह है कि जब भी आप किसी एक जगह ट्रेड करते हो, यू हैव टू गिव टैक्सेस। तो टैक्स बचाने के लिए और इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत सारे आप ट्रिक्स लगाते हो। वैसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इंडिया आने के बाद में आफ्टर सम ईयर्स, ओके, उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, उन्होंने फैक्ट्रीज बनानी चालू करी। अब ये फैक्ट्री शब्द जो है ना, ये सुन के शायद आपको ऐसा लग रहा होगा इट्स सम काइंड ऑफ अ फैक्ट्री जहां पे काम हो रहा है, तो आप गलत है, क्योंकि फैक्ट्री जो बना है वो फैक्टर वर्ड से बना है और ये बेसिकली गोडाउन होते थे, माल रखा जाता था यहाँ पर, ताकि फिर फैक्ट्री से ले जाकर के पोर्ट पे और पोर्ट से शिप के थ्रू बाहर, इसी तरीके से फिर वहां से सामान आएगा। तो इस तरीके से तो इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी। फैक्ट्री में बाकायदा एक ऑफिसर होता था, स्टाफ होता था, बहुत अच्छा सेटअप था। तो 1600 हो गया। उसके बाद 1757 में यानी कि 1757 में एक बहुत मेजर इवेंट होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, भाई क्या है प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी की जो लड़ाई है, जो बेसिकली वो कोई लड़ाई है ही नहीं। ठीक है, बंगाल का नवाब है, उसके जो लोग हैं वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ, उन्होंने गठबंधन कर लिया है और ये जंग बैटलफील्ड पे होती ही नहीं है। मतलब ये आप समझो कि आपकी फैमिली किसी दूसरी फैमिली से लड़ रही है और आपके फैमिली मेंबर्स पहले से अगर उसके साथ हैं तो वो लड़ाई होगी नहीं ना। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी के अंदर जो नवाब है, नवाब का जो कमांडर जिसका नाम है मीर जाफर मिला हुआ है रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो ये लड़ाई जो है 1757 वाली लड़ाई, इसमें जीत होती है EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद फिर आपकी 1764 में लड़ाई होती है बक्सर की। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबकी हम बात करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये 1765 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1765 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1765 में इनको मिल जाते हैं दीवानी राइट। अब ये दीवानी कौन सी वाली है, ये दीवानी मस्तानी वाली दीवानी नहीं है, ये दीवानी है टैक्स कलेक्शन का राइट। ठीक है, यानी कि आप इस एरिया से टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो, इस एरिया का सारा टैक्स आप अपने हिसाब से कलेक्ट करो, उसको यूज करो, आपके पास अधिकार है। तो दीवानी राइट जब मिलता है, ये कोई छोटा मोटा राइट नहीं है, ये है इकोनॉमिक राइट, टैक्स कलेक्शन का राइट। मतलब इकोनॉमी पे आप काबिज हो गए, उस एरिया की इकोनॉमी पे आप काबिज हो गए पूरे तरीके से। इस राइट के मिलने के बाद फिर अंग्रेजों की तरक्की बहुत तेजी से होती है और फिर आप देखते हैं कि वो लोग पॉलिटिकली भी स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं, पॉलिटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसी का रिजल्ट है 1857 की लड़ाई, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोलते हैं, ये वॉर जैसी नहीं थी। वॉर देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वॉर जो है वो एक बहुत बड़ा शब्द है, ये वॉर जैसी बिल्कुल भी नहीं थी।
लेकिन इसको वॉर हम सेंटिमेंटल इश्यूज की वजह से बोलते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस से ये काफी ज्यादा कनेक्टेड है। इमोशंस से क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरे भारत ने एक यूनिफिकेशन फील किया था, और उस यूनिफिकेशन को फील करके, इस एकता को फील करके पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था एक साथ। मतलब पूरे भारत से मतलब ये नहीं है कि हर आदमी खड़ा हुआ था, बल्कि हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर एरिया से, और वो लोग जो है वो खड़े हुए थे। बेसिकली जो आपका नॉर्दर्न सेंट्रल नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें शामिल थे। तो 1857 में ये होता है। इसके बाद में हम देखते हैं फिर 1857 के बाद कुछ लॉज आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं, अंग्रेज सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करते हैं, और रिवोल्ट दब भी जाता है। लेकिन फिर अंग्रेजों की कोशिश ये रहती है कि इसके बाद कोई इतना बड़ा अपराइजिंग दोबारा खड़ा ना हो, क्योंकि भले ही इस अपराइजिंग को अंग्रेजों ने दबा दिया था, स्टिल इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उनकी इमेज को, ठीक है। और उनके अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर ऐसा अपराइजिंग दोबारा हुआ तो दिस कैन बी नुकसानदेह फॉर अस, हमको नुकसान दे सकता है, ठीक है। तो 1857 हुआ। 1857 के बाद 1947 में हमको आज़ादी मिल जाती है, यानी लगभग 90 साल बाद हमको देश आज़ाद हो जाता है, हमको आज़ादी मिल जाती है। अब इस 90 साल के बीच के पीरियड में क्या हुआ है, वो आपका पूरा का पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन, सिविल डिसोबीडियंस, वो सब है, ठीक है। हमें बात करनी है कि भैया हिंदुस्तानियों में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि अंग्रेज जो इतने पावरफुल हो गए थे उनके खिलाफ वो खड़े हो सके। पहले हमें ये समझना होगा, क्योंकि पॉलिटिकली स्टैंड होना तो एक बहुत अलग मुद्दा है। 1857 की जो लड़ाई है उसमें काफी ज्यादा, ऐसा नहीं है कि कोई एक लीडर था या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग अलग अलग एरियाज से थे, ट्राइबल अपराइजिंग्स हो रहे थे, पेजेंट्री खिलाफ खड़ी हो गई थी ब्रिटिशर्स के। तो बहुत ज्यादा अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और वो लोग लड़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके कॉजेस क्या क्या थे, ठीक है। ये तो बेसिक टाइमलाइन हो गई, 4 इवेंट है, याद रखने। कॉजेस क्या क्या थे? कुछ इसके पॉलिटिकल कॉज थे। पॉलिटिकल कॉज यानी राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण क्या थे? देखो, जब भी किसी भी जगह का सेंटर वीक होता है, ठीक है, सेंट्रली गवर्नमेंट नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती है, वो एरिया कमजोर पड़ जाता है। और कमजोर एरिया पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे खतरे होते हैं। खतरे क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सेंटर नहीं है, कोई भी छोटा मोटा स्टेट उठेगा, अपराइजिंग खड़ी कर देगा, खड़ा हो जाएगा उसके खिलाफ, है ना। और सेंटर नहीं है तो जो थोड़े से भी पावरफुल लोग होंगे वो लोग आपका ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। समझना ये जरूरी है, पॉलिटिकली इंडिया बहुत वीक कंडीशन में है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड इस टाइम पे मुगल रूलर हैं जो कि दिल्ली को रूल कर रहे हैं। अब भैया आप इमेजिन करो, वो मुगल एम्पायर जो कि आपका फ्रॉम द नॉर्थ टू द डीप साउथ रूल कर रहा था, अब वो मुगल एम्पायर जो है वो सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के कुछ इलाकों पर ही काबिज है और पेंशन पे जी रहा है। वो मुगल एम्पायर अब पेंशन पे जी रहा है, जिसके पूर्वज इंडिया पर पूरे तरीके से काबिज थे किसी टाइम पे। तो ये जो पावर का डिक्लाइन हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। बहादुर शाह जफर जो है वो पोइट थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। जफर वो अपना क्या बोलते हैं उसको, वो यूज करते थे अपने नाम की जगह। जैसे जो असद है वो गालिब वर्ड यूज करते हैं, मिर्जा गालिब जिनको हम कहते हैं, तो उनका बेसिकली नाम असद है लेकिन वो गालिब वर्ड को यूज करते हैं। इसी तरीके से हर शायर अपना एक टाइटल यूज करता है। तो बहादुर शाह सेकंड जो है वो जफर टाइटल यूज करते थे, शायर थे, पेंशन इनको मिल रही थी ब्रिटिशर्स से, और बूढ़े हो गए थे, कमजोर थे, इनके बेटे थे, बीवियां थी, वो सब है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, नाम के राजा थे। मुगल एम्पायर बिल्कुल खत्म हो चुका है इस टाइम तक। आप समझे, अगर राजा खुद किसी की पेंशन पे सरवाइव कर रहा है तो वो तो कितना वीक है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पॉलिटिकल कंडीशन एक तो बात हुई है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा खाली मुगल्स नहीं है भारत में, बहुत कुछ है भारत में। मराठास है, मराठास की बात कर लेते हैं। मराठास के जो पेशवा बाजीराव मस्तानी जो मूवी है उसमें जो बाजीराव क्या नाम था उनका पूरा, बाजीराव बालाजी बल्लाड़ जो हैं, वो आप वो पेशवा हैं। पेशवा क्या होता है? पेशवा मतलब होता है मंत्री। मराठास में पेशवा की इंपॉर्टेंस
दूसरा पॉलिटिकल कॉज ये है कि जो आपके पेशवा हैं, पेशवा को पेंशन देने से मना करती है सरकार। जो उस टाइम के पेशवा थे, सरकार कहती है अंग्रेज कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे। उनका नाम है ढोंढू पंत, ठीक है, जिनको हम प्यार से नाना साहिब बुलाते हैं, समझ गए। तो वो आपके बाजीराव के वो है, मतलब क्या बोलते हैं उनको, सक्सेसर हैं। तो एक तो ये हो गया, मराठास का केस हो गया। फिर आपका झांसी के एरिया में जो रूलर थे उस टाइम पे, उनकी डेथ हो जाती है और उनका एक अडॉप्टेड बेटा है और उनकी एक पत्नी है। उनकी पत्नी कहती है कि भैया ऐसा है, हम अपनी सरकार अपने बेटे के बेसिस पे चला लेंगे, वो माइनर है, हम रीजेंट हो जाएंगे, हम सरकार चला लेंगे, आप उनको सरकार दे दीजिए। पर उसी टाइम पे आते हैं लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? हर राजा जो बगैर किसी वारिस के मरेगा, डायरेक्ट वारिस के मरेगा, वो उसका पूरा